अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ एक जालिम की खौफनाक, दहशतनाक, अछूती, अनोखी और नाकाबिले फरामोश दिल हिलाती कहानी। भयानक मंजर। पेशे के एतबार से मैं एक डॉक्टर हूँ। एक दिन अपने कंपाउंडर के साथ कार में जा रहा था क्योंकि कुछ देर पहले मुझे शहर के एक मोअज़्ज़िज़ ताजिर की बीवी ने फ़ोन किया था कि इसका इकलौता बेटा खन्नाक का मरीज़ है और इसकी हालत ख़राब है। रात का वक्त था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेरी कार तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी। इस तूफ़ानी बारिश में हम रास्ता भटक गए और मैं किसी नामालूम रास्ते पे चल पड़ा। बहुत दूर निकल जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। मैंने कार रोक दी। इस तूफ़ानी और सियाह रात में हमने रास्ता पहचानने की कोशिश की, मगर बेसूद। हमें ये जान के बड़ी परेशानी हुई कि हम आबादी से बहुत दूर निकल आए हैं और अब ऐसे मैदान में खड़े हैं जहाँ बेपनाह लेने के लिए दूर तक कोई साया तक नहीं है। अचानक दूर हमको एक रोशनी दिखाई दी जो एक मकान की खिड़की से झिलमिला रही थी। हमने अपनी बरसातियाँ पहनी और कार को वहीं छोड़कर रोशनी की तरफ बढ़े। पानी के घड़ों में ठोकरें खाते हुए इस मकान के सामने पहुँचे। लाल पत्थर के बनी ये खुशनुमा इमारत थी। इसकी बालाई मंजिल की खिड़कियों से मध्यम रोशनी छन के आ रही थी। हम इस मकान के दरवाजे पे पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले हम अपने इरादे को अमली जामा पहनाते दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मुझे और मेरे कंपाउंडर के मुंह हैरत से खुले रह गए। हम दोनों दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। एक शानदार वसी हॉल हमारे सामने था। बड़े बड़े सुतूनों पर खड़ा ये हॉल जदीद तरीन सजावट और आसाइशों से आरास्ता था। खुशनुमा मशरकी कालीन बिछे हुए थे, लेकिन इस हॉल में हमारे अलावा दूसरा अफराद मौजूद नहीं था। हम अभी पहली हैरत से संभल नहीं पाए थे कि हमारे जहन को दूसरा झटका लगा। अचानक मगर बड़ी खामोशी से दरवाज़ा जिससे हम दाखिल हुए थे खुद ब खुद बंद हो गया। मैं तेज़ी से पीछे की तरफ मुड़ा क्योंकि दरवाज़ा खोल कर हम बाहर जा सकते थे। मैंने हैंडल को इधर उधर मोड़ा मगर दरवाज़ा मुक़फ़ल हो चुका था। हमें पहली बार महसूस हुआ कि हम किसी अजीम ख़तरे में घिर गए हैं। कंपाउंडर ने मुझे बड़ी हैरत के साथ कहा, हम अगर बाहर बारिश में ठहरे रहते तो कितना अच्छा होता। कुछ भी अच्छा ना होता मेरे दोस्त। एक भारी भरकम बारोब आवाज़ हॉल के कोने से मैं गूंजी और एक बुरवकार बूढ़ा शख्स हॉल के कोने पर ऊपर जाने वाले जीने के करीब से बोल रहा था, मोहतरम दोस्त, आपको यहाँ आमद मेरे लिए खुदा के नाम से कम नहीं है। और वो शख्स एक शाहाना चाल के साथ हमारी तरफ बढ़ा। वो पाजामा और गाउन ज़ेब तन किए हुए था। इसके पाँव में मराकश के बने हुए शानदार चप्पलें थीं और इसके सर के सफ़ेद बालों पर रेशम की फूलदार टोपी थी। इसने एक नज़र मुझ पर डालते हुए पूछा, क्या आप डॉक्टर हैं? और तब मैंने इस आदमी से अपना और अपने कंपाउंडर का तारुफ करवाया। वो आदमी बोला, जनाब, मैं आपको मार्टन्स हॉल में खुशामदीद कहता हूँ। दरअसल मेरी बेटी बहुत बीमार है और मैं बूढ़ा होने और इस कोठी में टेलीफोन ना होने की वजह से इसको अभी तक कोई तिब्बी इमदाद नहीं पहुँचा सका। बराए करम आप मेरी बेटी का तिब्बी मुआयना करना पसंद करेंगे? इस बूढ़े के साथ हम सीढ़ियों पर चढ़ के खूबसूरत गैलरियों से होते हुए एक कमरे में पहुंचे। वहां एक आरामदायक बिस्तर पर 15 साल एक लड़की लेटी थी। ये लड़की तकलीफ़ की शिद्दत से बार बार करवट बदल रही थी और कर्रा रही थी। मैंने पूछा कि इसको क्या तकलीफ़ है? इस बूढ़े ने बताया कि नींद की बीमारी का शिकार है। इस पे नींद के दौरे पड़ते हैं और फिर इसको जगाया नहीं जा सकता। मैंने अपने तजुर्बेकार हाथ लड़की के चेहरा, आँखों, गर्दन और कान पे फेरे। इसने इसकी नब्ज़ को टटोल के मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म को बिजली का करंट छू गया। और कंपाउंडर ने मेरी तरफ देखा और मेरी गैर मामूली परेशानी को समझ गया, मगर मैं अचानक संभल गया और मैंने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ठीक है बुजुर्गवार, ये बीमारी अक्सर हो जाती है
मैं इसको एक इंजेक्शन से ठीक कर देता हूँ, उम्मीद है आपकी बेटी सुबह तक ठीक हो जाएगी। और फिर मैंने लड़की के मुंह में दवा की एक खुराक उंडेल दी और एक इंजेक्शन इसके खूबसूरत बाजू में लगा दिया। बूढ़े ने इसके बाद हम दोनों को एक कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया, जहां मैंने अपने कंपाउंडर को बताया वो लड़की बीमार नहीं है, इसको बेहोश किया गया है। लेकिन मैंने अदाकारी ऐसी की जैसे मैं बूढ़े की बात का यकीन कर लिया है। मैंने इस बूढ़े को बेवकूफ़ बनाया है। मेरे लिए ये मकान मुअम्मा बन गया है, वरना दरवाजे का पुरस्कार तरीके से खुलना बंद हो जाना और फिर वो लड़की वो बीमार नहीं है, मुझे वाक़ये की तह तक पहुंचना है। इसके बाद मैंने कमरे का जायज़ा लिया। कमरे की खिड़कियों पर फौलादी जंगले लगे हुए थे। कंपाउंडर ने कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो भी मुक़फ़ल था। अब हम अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकते थे। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, समंदर में मौजों का तूफ़ान मौजज़न था। मैं और मेरा कंपाउंडर आने वाले ख़तरात और अपनी मौजूदा बेबसी पे सोच रहे थे कि हमारे कानों में एक दिलजोर चीख सुनाई दी। हम दोनों ये चीख सुन के काँप उठे। मैंने मशवरा दिया कि हमें कमरे के अंदर ही बड़ी भारी मेज़ को दरवाजे पे लगा के आराम से सोना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाला एकदम अंदर दाखिल ना हो सके और इससे पहले कि दाखिल हो हमें मालूम हो जाए। हम बिस्तर पे लेट गए, लेकिन नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी। तरह तरह के भयानक ख्यालात हमको सता रहे थे। सुबह होने से पहले ही हम बिस्तर से उठ खड़े हुए। मैंने खिड़की से देखा कि कोई शख्स बरसाती पहने नीचे गया है। हमारा बूढ़ा मेज़बान नौजवानों की तरह तेज़ कदमी से वसी हॉल से गुज़रता हुआ बाहर जा रहा था। हम जब इस मकान में आए तो वो बेड के सहारे चल रहा था। मैं फ़ौरन ही कुछ करना चाहता था। मैंने कभी लोहे के तारों के ज़रिए ताला खोलने का आर्ट सीखा था। मैंने फ़ौरन ही अपने बैग से एक तार निकाला, इसको एक ख़ास ढंग से मोड़कर दरवाजे के ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। चंद ही मिनट में ताला खुल गया और हम कमरे से बाहर आ गए। कमरे से बाहर निकल के हम नाम निहाद बीमार लड़की के कमरे में गए। वो सीधी बिस्तर पे लेटी थी, इसके दोनों हाथ सीने पे रखे हुए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मर चुकी हो। इसके खूबसूरत बाल इसके चेहरे पे बिखरे हुए थे, दिलकश मालूम हो रहे थे। मैंने अपनी पेशावराना महारत के साथ लड़की की नफ्स पे हाथ रखा। दर्जा हरारत गिरा हुआ था, इसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। और फिर मेरी तवज्जो लड़की की आंखों की तरफ गई तो मैं खौफ से कांप उठा। इससे ज़्यादा भयानक मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो बेशक खूबसूरत थी, मगर इसकी आंखों को ये क्या हुआ था? वो ये आंखें किसी लड़की की तो नहीं, किसी भी इंसान की मालूम नहीं होती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी लकड़ी की मूर्ति में मसनूई आंखें लगा दी गई हों। वो आंखें नहीं थी, चेहरे पे जैसे दो भयानक सुराख थे। और नहीं देखकर लड़की के बारे में चुड़ैल का तस्वर जहन में आता था। इसकी आंखों को एक ख़ास ऑपरेशन के ज़रिए ऐसा बनाया गया था। मेरे पेशावराना जहन ने फ़ौरन महसूस किया कि सर्जरी का ये कमाल किसी माहिर सर्जन के हाथों का करिश्मा हो सकता है। लड़की की सूरत आंखों की वजह से बहुत भयानक हो गई थी, लेकिन वो बेहोश मालूम होती थी। मैंने फ़ौरन इसको होश में लाने का इंतज़ाम किया। लड़की को एक ताकतवर इंजेक्शन लगाया गया तो जूं ही दवा ने असर किया, लड़की में हरकत हुई। वो एक दर्दनाक कर्रा के साथ तकिए के सहारे बैठ गया और चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे आईना दिखाओ, आईने दिखाओ, ये धोखा है। जो कुछ मैंने आईने में देखा है वो हकीकत नहीं हो सकती। मैंने पूछा कि ये आईने की क्या बात है? इस पर लड़की ने कहा, इस बूढ़े खबीस ने कुछ देर पहले मुझे एक आईना दिखाया और कहा कि ये भयानक चेहरा मेरा है। और वो किस कदर भयानक है। तुम क्या इसकी बेटी नहीं हो? मैंने पूछा। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं कार से घर जा रही थी, मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया। मुझे इस घर में रोशनी नज़र आई और मैं यहाँ मदद मांगने के लिए आई। बूढ़े ने मेरा खूब खैर मकदम किया, मुझे खाने पे मदऊ किया। मैंने इसके साथ खाना खाया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कुछ हुआ। कुछ देर बाद वो मेरे सामने आईना लेकर खड़ा था और कह रहा था, ये देखो, ये मेरा चेहरा है। वो किस कदर भयानक मैं यकीन नहीं कर सकती। वो शक बिला
शक्ल कोई जादूगर है। वो लड़की बार बार आईना तलब कर रही थी। मैंने इसको दिलासा दिया मगर लड़की अचानक फिर बेहोश होकर पलंग पर लेट गई। मैं 1 मिनट की भी देर ना करना चाहता था। देर का मतलब था हम खुद खतरे में घिर सकते थे। मुझे मालूम था कि बाहर जाने का रास्ता भी यकीनन बंद होगा। मैंने हॉल की सीढ़ियों पे खड़े होकर दीवार का जायज़ा लिया। जीने के सिरे पे मुझे 2 बटन नज़र आए, एक काला दूसरा सफ़ेद। मैंने सफ़ेद बटन पे हाथ रख दिया तो मकान का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। काले बटन को दबाने से दरवाज़ा फिर बंद हो गया। अब हम बाहर जा सकते थे। हम बारिश में भीगे हुए तेज़ी से इस तरफ दौड़े जिधर बूढ़ा गया था। लेकिन कल रात जहाँ हमने कार खड़ी की थी वो बूढ़ा वहाँ मौजूद था और कार के साथ कोई हरकत कर रहा था। जब तक हम वहाँ पहुँचे बूढ़ा तेज़ी से पलटा और एक तरफ दौड़ने लगा। वो दूसरे रास्ते से घर में दाखिल होना चाहता था। हम इसके पीछे दौड़े। बारिश के साथ हवा भी तूफ़ानी चल रही थी। वो बूढ़ा भी मकान के दरवाजे से दूर ही था कि एक तनावर दरख्त उखड़ कर इस बूढ़े के ऊपर गिर गया। एक चीख फिज़ा में गूंज उठी और मैं दौड़ के बूढ़े के पास पहुंचा। इसका सर कुचला जा चुका था। वो आखिरी सांसें ले रहा था। इसका चेहरा भयानक सूरत इख्तियार कर गया था। इसने इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया और मुझसे कहा, मेरा आखिरी वक्त है। मैंने बहुत जुल्म किया। आप पहले इंसान हैं जिसने मेरा राज जानने की कोशिश की। आप इस कार में ना बैठे। मैंने इसमें टाइम बम लगाया और मैं आपको मार डालना चाहता था। दूसरे मेरे कमरे में आपको कुछ कागजात मिलेंगे और मकान के तहखाने में मेरे पालतू जानवर और लड़की भी उनमें से एक है। अगर आप उनको छापेंगे तो दुनिया पहली बार जानेगी कि किसी मास्टिन को सताने का क्या मतलब होता है। और मैं इसके चंद मिनट बाद बूढ़े ने आखिरी सांसें ली और दुनिया से रुखसत हो गया। मैंने अपने लिए कई मामले खड़े कर दिए थे। हमें नहीं हल करना था। मैं हर मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। हमें नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बूढ़े का कागजात और पालतू जानवरों से क्या मतलब था। हम बूढ़े को दरख्त के नीचे छोड़ के मकान के अंदर पहुंचे और सीधे बूढ़े के कमरे के अंदर गए, जहां हमने बूढ़े के बताए हुए कागजात को ढूंढना शुरू किया। एक खूबसूरत वसी मेज़ की दराज से कंपाउंडर को एक हैंडबैग मिला। हमने इस बैग के तहखानों को टटोलना शुरू किया। इसमें कई कागजात बरामद हुए। अखबार के तराशे जो पुराने हो जाने से पहले से पीले पड़ गए थे और जगह जगह से खस्ता हो गए थे। मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया। एक अखबार के तराशे में तहरीर था, एक्टर्स डॉली का एन शादी पर सज्जन के लंगड़े बेटे को धोखा। मशहूर और मारूफ वकील एक्टर्स डॉली ने कल शाम मशहूर सज्जन जून मास्टर के लंगड़े बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया। एक्टर्स का कहना है कि इसने सिर्फ जज्बात में डॉक्टर के बेटे को काबिल रहम हालत पर तरस खा के इससे शादी का वादा कर लिया था। लेकिन अब इसने महसूस किया है कि इसके लिए इसका लंगड़ापन नाकाबिल बर्दाश्त है। यह नाकाम मोहब्बत की कहानी का आगाज़ था। अखबार में 1996 लिखा था। मैंने अखबार का दूसरा तराशा उठाया और इसे पढ़ना शुरू किया। सर्जन के लंगड़े बेटे ने खुदकुशी कर ली। मशहूर मारूफ सर्जन मार्टिस का लंगड़ा बेटा अपनी पहियों वाली कुर्सी पर मुर्दा पाया गया। 10 साल से जब से पोलियो खेलते हुए इसने गैस पाइप मुंह में लगाया हुआ था। गैस सिलेंडर का स्विच खुला हुआ था। 1 माह पहले मशहूर डॉडली एक्स्टर ने इससे एन 1 दिन पहले शादी से इनकार कर दिया। जब इसके साथ ये हादसा हुआ था वो निहायत अफसुदा रहने लगा था। जब प्रेस के नुमाइंदों ने लड़की के बाप से सवालात किए तो डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि डॉली मेरे बेटी की मौत की जिम्मेदार है और इसका इरादा है कि वो इसके खिलाफ मुकदमा चलाएगा। अखबार के तीसरे तराशे की तहरीर कुछ इस तरह थी। मशहूर सर्जन मार्टिस गोशा नशीन हो गए। मज़ीद तहरीर था, डॉक्टर जॉन मार्टिस ने, जो इस इलाके में हड्डियों से मुतालिक और ऑपरेशन करने के बेहतरीन सर्जन ने ऐलान किया है कि वो अपने पेशे से सुबुकदोश होना चाहते हैं। उन्होंने मकान बेच दिया है और जल्द ही शहर से रुखसत हो जाएंगे। एक तराशे पे एक्स्ट्रा डोलाली की तस्वीर भी थी। मैंने इस तस्वीर को गौर से देखा। इस तस्वीर और इस बीमार लड़की की सूरत में काफ़ी मुशाबहत थी, मगर
इन दोनों का एक दूसरे के से क्या ताल्लुक़ है? क्या वो लड़की इस एक्ट्रेस की कोई अजीज़ है? अभी मैं इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया था कि मुझे बैग से एक और अखबार मिला। मैंने इसके अवराक को उलट-पुलट कर देखा। मेरी निगाह अखबार के एक सफ़े पर ठहर गई जिस पे आधी दर्जन लड़कियों की तस्वीरें थीं। उनके नीचे ये मज़मून था, गुमशुदा लड़कियां कहाँ गायब हो जाती हैं? ये किसका गैबी हाथ है जो इन लड़कियों को घरों में, दुकानों, दफ्तरों से उठा कर ले जाता है और फिर इनका पता नहीं चलता? इसके बाद बहुत सी लड़कियों के नाम थे। इनके बाद नामा निगार ने सवाल किया था, ये सब लड़कियां कहाँ गायब हो गईं? मैंने अखबार का मज़मून बड़े गौर से पढ़ा और दूसरी बात जो मुझे नुमाया तौर पे महसूस हुई वो इन तस्वीरों का एक दूसरे से मुशाबे होना था। डॉली से इस लड़की तक आपस में इन अखबारों के तस्वीरों में काफ़ी मुशाबहत थी, जैसे वो सब एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती हों। ये कहानी एक मुअम्मा बनती जा रही थी। आखिर डॉक्टर मार्टिस ने इन सब लड़कियों का क्या किया? क्या उनके गायब करने में इसका हाथ था? वो खूबसूरत लड़कियों को बदसूरत करके इनको शीशे क्यों दिखलाता था? ये सब सवालात मेरे जहन के पर्दे पे रक्स कर रहे थे। फिर मुझे इन पालतू जानवरों का ख्याल आया जो डॉक्टर मार्टिस के तहखाने में थे। मैं अपने कंपाउंडर को हाथ लेके नीचे की तरफ दौड़ा। हमने बड़ी मुश्किल से तहखाने के दरवाजे का पता लगाया। कंपाउंडर के हाथ में जलती हुई मोमबत्तियां थीं। मोमबत्तियों की रोशनी में हम तहखाने में दाखिल हुए। इसके अंदर काफ़ी नमी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे अभी पानी छिड़का गया हो। तहखाना खाली मालूम होता था मगर मैं अपनी हार मानने वाला नहीं था। मैंने देखा कि एक जगह तहखाने के फर्श पे तख्तों के बोल्ट से कसे गया था। मैंने एक तख्ते को सरकाने की कोशिश की, वो आसानी से सरक गया। इस तहखाने के नीचे भी एक और तहखाना था। एक सीने से इसका नीचे रास्ता जाता था। हम दोनों इन सीढ़ियों से नीचे उतर गए। इस तहखाने की छत इस कदर नीची थी कि हम बामुश्किल सीधे खड़े होकर चल सकते थे। हमने कुछ देर मोमबत्ती की रोशनी में सुरंग के दोनों तरफ तख्तों के सारे कुछ सफ़ेद चीज़ें लटकी हुई देखी। मैंने डॉक्टर की हैसियत से फ़ौरन पहचान लिया कि वो क्या चीज़ें थीं। तख्तों के सारे इंसानी मुर्दा ढांचे लटक रहे थे। मैंने आगे बढ़ के देखा कि वो 7 मुकम्मल इंसानी ढांचे थे। वो भयानक भूतियों की तरह मालूम हो रहे थे। ये मंजर मेरे लिए दिल हिला देने वाला था। कंपाउंडर भाग जाने का सोच रहा था मगर मेरे हौसले ने इसे रोका रखा। सुरंग की दूसरी तरफ 14 मुकम्मल इंसानी बाजू लटके हुए थे। मैंने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा था जिन्हें मुर्दा परिंदों को स्टैफ करके जमा करने का शौक़ होता है या कुछ लोग खुश्क हशरात अराज जमा करते हैं, मगर मैं पहली बार ऐसे इंसानों के बारे में जान रहा था जिसे इंसानी ढांचों के जमा करने का शौक़ था। ये मार्टिस के पालतू जानवर थे। फिर अभी हम ये सनसनीखेज़ और रूह फराजा मंजर देखने में मसरूफ़ ही थे कि हमने इसी तारीखी सुरंग के कोने से एक आवाज़ सुनी। आवाज़ क्या थी? जैसे कोई बकरी का बच्चा मिनमिना रहा हो। कुछ ही देर बाद इस आवाज़ के साथ मिलकर दूसरी आवाज़ें आने लगी। खौफ से हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। हम इन आवाज़ों की तरफ बढ़े और सुरंग के आखिरी किनारे पे पहुंच गए। हमने कुछ लकड़ी के संदूकों को देखा। 7 संदूक एक कतार में रखे हुए थे। ये संदूक कबूतर के बक या मुर्गी खाने जैसे मालूम होते थे। इन 7 संदूक में हमने जो शय देखी वो हमारे तस्वर से बाहर थी। इन संदूकों में 7 इंसानी धड़ रखे हुए थे। धड़ बगैर हाथों और टांगों के थे। इन धड़ों के हाथ और पांव सुरंग की दीवारों पर लटके थे। इससे भी ज़्यादा भयानक इन धड़ों के चेहरे थे। ये चेहरे कतई सपाट थे। इन चेहरों पे नाक, थोड़ी, कान कुछ भी नहीं था। सबको तराश लिया गया था। इनकी आंखें बिल्कुल इस बीमार लड़की की तरह बेजान, बेरूह और भयानक मालूम होती थी। इसके मुंह खौफनाक तरीके से खुले हुए थे। उनकी ज़बानें बाहर लटक रही थी और ये ज़बानें बोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सबसे हैरतनाक बात यह थी कि ये सब धड़ जिंदा थे। हमने इससे ज़्यादा भयानक, इससे ज़्यादा हैबतनाक मंजर कभी नहीं देखा था। खौफ और दहशत से हमारे जिस्म कांप रहे थे। एक डॉक्टर की हैसियत से मुझे इस बात
पर सबसे ज़्यादा हैरानी थी कि इन धड़ों को इस हालत में ज़िंदा किस तरह रखा गया है। हमने अपने खौफ पर ज़रा काबू पाया तो इन संदूकों को ज़रा गौर से देखा। इनमें से हर एक की तस्वीर एक संदूक पे लटकी हुई थी। हमने पहली मर्तबा तस्वीर देखी आलेन मेंत्रो और इसके नीचे तारीख लड़कियों में से एक की थी जो हमने अखबार में देखी थी। हम आगे बढ़े। हर एक संदूक में खूबसूरत नौजवान लड़की की तस्वीर थी और उसके साथ तहरीर तक कीमत अता कर दी गई। मोरखा 12 दिसंबर 1997। एक आखिरी सफ़े पे तस्वीर बड़ी थी और इस पर तहरीर सुर्ख हर्फों में खूबसूरत तरीके से लिखी थी। ये तस्वीर एक्ट्रेस डॉलारली की थी। अब मेरे लिए ये मंज़र नाकाबिल बर्दाश्त हो रहा था। मैं इन मासूम और बेगुनाह इंसानी ढांचों को वापस दुनिया में नहीं ले जा सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो शायद दुनिया इस जुल्म व बर्बदियत पे चीख उठती, तड़प उठती। हम दोनों इन लड़कियों की ज़बान से निकली हुई बेमायने बेमफ़हूम आवाज़ सुनते हुए वापस लौटे। सर्जरी का ये कितना बड़ा कमाल था कि हर जिस्म से शानों तक टांगें काट ली गई थीं, बाजू मोंडों तक साफ थे, आँखें कान नाक थोड़ी तक तराश कर अलग रख दी गए थे और फिर भी वो जिंदा थे। कितना बड़ा जुल्म सिर्फ कोई पागल मगर माहिर आदमी ऐसा कर सकता था। मगर इस जुल्म के पीछे कौन सा मकसद था, मैंने सोचना शुरू किया। अब वाक़ये की कड़ियाँ एक दूसरे से मिलती जा रही थीं। इस अजीम सर्जन मार्टिस अपने लंगड़े बेटी की खुदकशी का पहले रद्दअमल ये हुआ कि वो ड्रॉली से इंतकाम लेने का इरादा कर रहा था। इससे नफ़रत करने लगा, मगर इस औरत से नफ़रत के साथ वो तमाम औरतों से नफ़रत करने लगा और इसने अपने दिल में लंगड़े बेटे की खुदकुशी का इंतकाम लेने की ठान ली। एक के गुनाह के लिए इसने कितनों ही को अपने इंतकाम का निशाना बना डाला। कैसा अजीब व गरीब इंतकाम का जज्बा था। इसने ये सब मंसूबा किसी होशियारी से बनाया होगा, किस तरह वो अपने शिकार हासिल करता होगा और फिर किस कमाल से इन खूबसूरत फूल जैसी लड़कियों को एक भयानक खौफनाक शक्ल में बदल देता होगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता था। हम तेज़ी से इस लड़की के कमरे में आए और उसको उठा के वसी हॉल में ले आए। मैं इस लड़की को अच्छी करके इनके वालिदैन को वापस लौटा दूंगा। जब हम वापस लड़की के साथ घर आए तो हमने पहला काम ये किया कि पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। मैंने बड़ी मेहनत से लड़की का इलाज किया और वह अच्छी हो गई। इसके बाद फिर शहर में किसी लड़की के गुम होने का वाक़या पेश नहीं आया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।